बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर में जो इंतखाबी मुहिम जारी थी उस पर एक जलसे से खिताब करते हुए बड़ी अहम बात की और उनका यह कहना था कि कश्मीरियों को रेफरेंडम करवाने का वो हक देंगे। अच्छा, ये उन्होंने बात इस तनाजुर में की है कि क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मकबूजा कश्मीर के हवाले से मौजूद है कि इस्तिस्वाब राय ही इस मसले का हल है, तो वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने इस बात की वजाहत की कि एक रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा करवाएगी और फिर उसके बाद एक रेफरेंडम हम करवाएंगे जिसमें मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के जो अवाम है वो ये फैसला करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर आज़ाद रियासत की हैसियत से रहना है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया है और उस पर हर जानिब बात हो रही है, भारत में भी इस हवाले से बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम यकीनी तौर पर यह देखते हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से ये मौक़िफ़ एक ही मौक़िफ़ रहा है और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पर इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो भारत ने इक़दामात वहाँ पर उठाए थे, आर्टिकल 35A और 370 आर्टिकल को जो मनसूख किया था, उसके बाद भारत में और मकबूजा कश्मीर में, खुसूसन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो डिप्रेशन पाया जाता है, जो एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, उसका इजहार अब सामने आ रहा है। अब बदस्तूर भारत अपने उस फैसले पर कायम है, लेकिन वहां से आवाज़ें उठ रही हैं कि फौरी तौर पर ये जो मनसूखी की गई थी इन 2 आर्टिकल्स की, इस फैसले को वापस लिया जाए। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी भारत से मुतालबा किया है और पाकिस्तान मुस्तकिल ये मुतालबा पूरी दुनिया से कर रहा है और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इस आवाज़ में चीन भी शामिल है। दूसरी तरफ एक और अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त हुई है कि आज पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारत के सीनियर सहाफ़ी करण थापर को एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है, डॉक्टर मोईद यूसुफ ने यह वाज़े किया कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर में जो अपने गैर कानूनी और गैर जो इल्लीगल इक़दामात किए गए हैं वो वापस नहीं लेगा तो उस वक्त तक भारत से बात नहीं होगी। जब तक भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करेगा, पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं है। अहम मामलात पर बात हुई। अब मुस्तक़बिल क्या है और ये सब कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके तनाजुर में, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो वहाँ के मसाइल की तो बात होती है, लेकिन इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से और कश्मीरी अवाम के हुकूक के हवाले से भी वहाँ पर बात होती है। इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार और कश्मीर के उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जनाब इरशाद महमूद। इरशाद महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करेंगे इरशाद साहब। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने ये जो ऐलान किया है गुज़श्ता रोज़, आपके ख्याल में एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा ऐलान है ये? देखिए, वज़ीर आज़म ने ये दूसरी बार ये बात कही है। 5 फरवरी को भी उन्होंने कही थी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लाज है 257 जो यही बात कहती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं करते थे पहले और इतना ज़्यादा इसका कोई प्रचार नहीं होता था, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जब कश्मीरी एक बार पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा रेफरेंडम की क्या ज़रूरत है। मैं जो बात इसमें 2-3 पॉइंट्स मेरी नज़र में आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने एक जमहूरी तरीका अख्तियार किया कि उस रेफरेंडम में कश्मीरियों ने ये डिसाइड नहीं करना कि उन्होंने क्या पाकिस्तान से अलग होना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कि वो कैसे मुस्तकबिल में वफाक की एक इकाई के तौर पर रहना चाहते हैं, अपनी ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपनी रिलेशनशिप चाहते हैं। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट भी है, एक वज़ीर आज़म की तरफ से एक बहुत वसअत क़ल्बी का इज़हार भी है और असल इसका मकसद ये है कि हम कश्मीरियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी फैसला होगा वो आप करेंगे। आप सेंट्रल पार्टी हैं, आप बुनियादी पार्टी हैं, आप फरीक हैं और आपकी मर्ज़ी और रजामंदी जो है वो पाकिस्तान के लिए सुप्रीम है। हम आपके ऊपर अपनी कोई मर्ज़ी और अपनी कोई ख्वाहिश आपके ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहते। इस मैसेज का कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा मैसेज किया, बहुत अच्छा पैगाम किया। पिछली दफ़ा मैं आपको ये बताऊँ कि जब 5 फरवरी को वज़ीर आज़म ने बात की थी तो कश्मीर में आपको पता है एक पोलिटिकल डिवीजन भी है
बहुत सारी डिवीजन है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, अलग अलग नज़रियाती फ़िक्री धारे भी हैं, लेकिन सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा कि ये अनकन्वेंशनल बात है, गैर रवायती बात है, आउट ऑफ द बॉक्स बात है, और प्राइम मिनिस्टर की इस वजह से कश्मीरियों के अंदर जो डिवीजन होती थी वो डिवीजन बहुत कम हो गई, जो मतलब उनका वो रिड्यूस हो गए। लोग समझने लगे कि भाई जब पाकिस्तान जो है इतना ज़्यादा वसत कल्बी का मुजाहरा कर रहा है, कश्मीरियों के ऊपर एतमाद कर रहा है, तो हमें जो है हमें भी पाकिस्तान के ऊपर और वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद करना चाहिए। तो मैं समझता है ये इमरान खान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है, एक छक्का है, और इसका मैसेज न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी गया है। और एक मैसेज देखिए, प्राइम मिनिस्टर जावेद साहब जो भी बात करते हैं, ये कश्मीर के मामले में आप जो भी बात करें इसकी एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि मुजफ्फराबाद में और बारामूला में बात खत्म हो गए, तो दुनिया भी ये देख रही है कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है कि जो अवामी राय को फोकियत देने की बात है। तो दूसरी तरफ अगर इसके बरक्स देखें तो इंडिया में ये आलम है कि जो छोटी मोटी लूली लंगड़ी कश्मीर के अंदर जमहूरी हुकूमत भी थी, उसको भी उन्होंने जून 2018 में ख़त्म कर दिया था। असम्बली को भी ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म कर दिया, झंडा भी ख़त्म कर दिया, और ना सिर्फ उसके बाद एक ऐसा हिंदुत्व का एक ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ शुरू कर दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन को एक तरह से उन्होंने कम्प्लीटली डिसएम्पावर कर दिया, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और सोशली भी। यानी अब वो लोग जो है महसूस कर रहे हैं कि हम बिल्कुल इस मुल्क में एक बहुत अजनबी हैं। और इवन वो लोग जो हिंदुस्तान के साथ पहले खड़े होते थे, उनको दिल्ली में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, मोदी साहब ने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि श्रीनगर हमसे बहुत दूर हो गया और हम श्रीनगर से बहुत दूर हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन दोनों का अगर आप तकाबल करें तो आपको पता चलेगा कि दो अप्रोचेज़ जो हैं वो कितनी डिफरेंट है। ठीक है इरशाद साहब, हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। शहजाद चौधरी साहब, हम बात यहाँ पर ये कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने कल ऐलान किया था कश्मीर के अंदर कि हम 2 रेफरेंडम करवाएंगे। एक तो रेफरेंडम ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा करेगा, और उसके बाद फिर हम मज़ीद कश्मीरियों को ये इजाज़त देंगे, ये उनका हक होगा कि वो फैसला करें कि वो क्या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। आपके ख्याल में ये एक काफ़ी बोल्ड ऐलान है जो वज़ीर आज़म ने किया है, और इसका जो असर होगा, यहाँ तो जैसे इरशाद साहब फरमा रहे थे कि कश्मीरियों ने उसको बहुत मस्बत लिया है, सरहद के उस पार इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी जो पहला मरहला है वो तो ये है कि इसका प्लेबिसिट होना चाहिए, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कहती हैं हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फैसला करें कश्मीरी खुद से कि वो इन दोनों रियासतों में से किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान। और यही उसूल था जिसके तहत 1947 का में वज़ा किया गया, और उसके बाद ये भी फैसला होना बाकी है। उसी की उस गोल के पीछे, उस ऑब्जेक्टिव के पीछे कश्मीरी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और पाकिस्तान के परचम के अंदर अपनी लाशों को दफनाते हैं, अपने शहीदों की लाशों को। तो ये तो वाज़ेह है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। कश्मीरी चाहते हैं कि अपना हक़ के खुद राय दही उसको इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद वो अपना उस प्लेबिसिट के बाद ये फैसला कर पाए। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का कहना है, मेरा ख्याल है उन्होंने एक बहुत प्रोग्रेसिव पोजीशन ली है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पोजीशन मैं कहूँगा इसको। उसकी वजह ये है कि आज के ज़माने में जब वो कहते हैं, नारा लगाते हैं आज़ादी का, तो वो आज़ादी ना सिर्फ सबसे पहला स्टेप भारत से है, दूसरा स्टेप उनको ये भी पूछना है कि आप पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक करना चाहेंगे या आप एक मुख्तलिफ अलहदा रियासत रखना चाहते हैं अपने तौर पे। तो पहला जब ये काम हो जाएगा जिसमें कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हम अपना उनको उनके हकूक मिलेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की रियासत अपने हकूक उनको एक और हक देगी। लेकिन ये जाहिर है कि वो पहला काम जब तक हो नहीं पाता उस वक्त तक ये दूसरा काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, बड़ा वाज़ेह और शफाफ पोजीशन है। और एक चीज़ याद रखें, ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में, शफाफ अंदाज में कहा कि ये मेरी पार्टी की पोजीशन होगी, मेरी पार्टी ये चाहेगी कि हम यूं करें। तो अभी तो ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगा, पार्लियामेंट फैसला करेगी, उस वक्त की जो भी पार्लियामेंट होगी। और जब ये कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट फैसला करेगी और उनको उनका हक देगी कि वो ये अगला मरहला जो है उसको तय करना चाहते हैं
या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही इल्हाक रहे। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्रेसिव पोजीशन है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। बिल्कुल, शहजाद चौधरी साहब ने बड़ी दुरुस्त इशारा किया है इरशाद साहब कि अभी अभी तो पहला मरहला होना है, जो प्लेबिसाइट का मरहला होना है, और जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का अनफिनिश एजेंडा जिसको हम कहते हैं, 1947 से चला आ रहा है ये मामला, और अभी तक वहाँ इस्तिस्वाब राय नहीं हुआ। तो बड़े मराहिल हैं इसमें अभी। नहीं, आप शहजाद चौधरी साहब ने सही कहा है। जो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 257 ये कहती है कि कश्मीरी जब पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लेंगे तो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसके ताल्लुकात कार के बारे में नया मायदा कर सकते हैं। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है ये थोड़ी सी हटी हुई बात है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी ये बात कहता है कि कश्मीर के लोगों को ये हक दिया जाएगा कि वो अपना मुस्तकबिल के बारे में कैसे रिलेशनशिप इस्तवार करते हैं पाकिस्तान के साथ। ये प्रोग्रेसिव पोजीशन है, कश्मीरियों में इसको बड़ा पसंद किया गया है। दो तीन बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले डॉचे वेले के साथ भी ये बात की है, ये बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जो फैसला कश्मीरी करेंगे। USIP में जब वो अमेरिका गए थे उन्होंने वहाँ भी ये बात की थी। उसके अलावा किसी और चैनल में भी उन्होंने ये बात की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट पोजीशन है। वो कंसिस्टेंट पोजीशन ये है कि भाई इस सारे तनाज़े का जो मरकज़ी नुक्ता है वो कश्मीर के लोग हैं। हम किसी टेरिटरी के पीछे नहीं हैं, किसी रिसोर्सेज के पीछे नहीं हैं। हमारा जो मकसद है वो कश्मीरियों को एम्पावर करना है, उनकी राय लेना है, उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक जो है इस मसले का हल तलाश करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि एक इंसानियत के दायरे में है, एक बहुत ज़्यादा क्लोज़ इंसानों के दिलों के साथ, दिमागों के साथ आपको लगेगा, एज़ कम्पेयर टू के आपको लगेंगे कि जी टेरिटरी मेरी है, मुझे कुछ परवाह नहीं है, लोग खुश हैं नाखुश हैं, वो डिसएम्पावर हुए हैं, उनको जॉब्स में हिस्सा है, उनके बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, उनका क्या हो। जैसे कि हमने कश्मीर के अंदर पिछले 2-2.5 साल में ख़ास तौर पे और पिछले 30 साल से मुसलसल ये देख रहे हैं। तो ये पोजीशन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगी, बरकरार रहनी चाहिए। और रियासत पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से उसने एक यकजहती भी की है, उनका साथ दिया है, ये एक उसी तसलसल का एक है। जहाँ तक फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर अभी इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है। और इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया सैयद अली गिलानी का नाम लिया और जब यासीन मलिक का नाम लिया तो आपने देखा होगा कि सारा हजूम जो है वो झूम उठा और उसने बहुत लोगों ने इस चीज़ को वेलकम किया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने हमारी सरजमीन पे आके हमारे उन लीडरों के बारे में बात की। और ख़ास तौर पे उसमें दूसरा नुक्ता ये था कि इमरान खान ने ये कहा कि जी आप लोगों ने डटे रहना है, आपने सब्र दिखाना, आपने इस्तकामत दिखानी है, आपने पीछे नहीं हटना और कामयाबी आपकी होगी और हम आपके साथ खड़े। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, ये एक तो इमरान खान ने जैसे बकौल आपके एक बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट दे दी, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी कुछ अर्सा पहले कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर की जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनसे मुलाकात की और वो जो जमातें हैं वो भी उनसे ये डिमांड कर रही हैं कि आप 35A और 370 को जो है वो उसकी मनसूखी को आप वापस करें। ये और फिर उसके साथ साथ जो एक प्रेशर उन पर बन रहा है, वहाँ पर पहले से भी जो मुस्लिम जमातें मौजूद हैं वो भी दबाव डाल रही हैं। आपके ख्याल में इसका असर भारतीय हुकूमत पे कोई पड़ रहा है? अच्छा, पहले एक चीज और थोड़ी सी ऐड कर दें टू आवर डिस्कशन जो हम पहले कर रहे थे या अभी जो इरशाद साहब ने भी कहा। मेरे ख्याल में देखिए एक चीज और बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान की पोजीशन प्रोग्रेसिव क्यों है भारत के मुकाबले में। भारत जमीन को हथियाना चाहता है। भारत ने जब 370 खत्म किया तो उसने स्पेशल स्टेटस खत्म करके कश्मीर को जम कर लिया। जब 35A खत्म किया तो उसने ये किया कि कश्मीरियों के जो एक सदियों साल कम से कम 150 साल पुराना जो कानून था जिसके तहत कश्मीरी ही फैसला करते थे कि वहां पे कौन कश्मीरी रेजिडेंस ले सकता है नहीं ले सकता, तो उसको भी खत्म कर दिया। यानी कश्मीरियों की अपनी जो हैसियत थी, जो पहचान थी, उसको जायल करने की कोशिश की और जमीन अपने हथियाने के लिए ली। पाकिस्तान का क्या नुक्ता नजर आ? पाकिस्तान कह रहा है कि ये जमीन जिस तरीके से इरशाद साहब ने कहा, ये जमीन का मामला नहीं है, ये हक का मामला है, ये सच्चाई का मामला है, ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। उस ह्यूमन राइट और सच्चाई के अंदर मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूं, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा जनाब फारूक अब्दुल्ला, जो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। फारूक अब्दुल्ला साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस्तिस्वाब राय
जाहिर है कि एक तो 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा का, जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया हुआ है, उसकी रेजोल्यूशन है। फिर हमारे वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हम 2 रेफरेंडम कराने के लिए तैयार हैं, पहले UN करा ले, फिर हम भी कराएंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद रहना चाहते हैं। आप उनके इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत एक लंबी कहानी है। ये जब से ये मामला उठा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है, कोई भी इसकी तायीद नहीं करता है, कोई इसके लिए कुछ करता नहीं है। हम लोग 70 साल से बस ऐसे ही बैठे हुए हैं कि प्लेबिसाइट आएगा, मगर कभी हुआ नहीं। जी फारूक साहब, लेकिन जाहिर है भारत एक बड़ी जमहूरिया है, जैसे भारत दावा करता है, लेकिन उसमें अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे तो फिर ये तो एक बड़ा सवाल है बहैसियत जमहूरियत के ना। मैं आपको एक बात बताऊं, कड़वी है, मगर दोनों मुल्कों में बातचीत करने से ही कोई मामला हल होगा, उसके बगैर हल नहीं होगा। आप एक कोने पे बैठे हैं, ये दूसरे कोने पे बैठे हैं, ये कहते हैं जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। वो कब खत्म होगा? बात करने का ही रास्ता है जिससे कि हम लोग भी बच सकते हैं और आप लोग भी बच सकते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग न्यूक्लियर लड़ाइयां सोचें और उससे हम लोग कुछ हल कर सकें। अगर इसको हल करना है और लोगों की मुश्किलों को दूर करना है तो सिर्फ एक रास्ता है, दोनों ममालिक बातचीत करें और बातचीत करने से कोई हल निकाले। हमें उम्मीद थी जब जनरल साहब वहाँ प्रेसिडेंट थे और 4 पॉइंट फॉर्मूला निकला था, उस वक्त भी हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मगर फिर जनरल साहब भी चले गए और वाजपेयी साहब भी हार गए। फिर बातें शुरू हुई फिर से मनमोहन सिंह जी के वक्त में, वो भी रह गई। अब अल्लाह के वास्ते बहुत हो गया, 70 साहब हम लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, अल्लाह के वास्ते कोई रास्ता निकालिए इसका हल करने का। अच्छा फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 5 अगस्त ने आज तक कोई हल चीज नहीं की है, कहीं भी हल नहीं किया है, न मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशन कोई चीज भी कर सकती। फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 5 अगस्त 2019 के बाद तो जाहिर है कश्मीरी अवाम की मुश्किलात में ज्यादा इजाफा हुआ है, आप क्या कहते हैं? आजकल इंटरेस्ट आ गया है, आजकल इंटरेस्ट आ गया है नेशन कि कौन उनसे सामान खरीद सकता है, कितना वो उनसे बना सकते हैं। आज इंटरेस्ट रहा है, आज कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन समझने की जरूरत का सवाल ही नहीं। जहां उनका इंटरेस्ट है उसकी तरफ वो मुड़ जाते हैं। नहीं तो चीन ने कितनी दफा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला नहीं उठाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात की थी कि कोई हल निकलने वाला नहीं, कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए ताकि खित्ते में इक़्तिसादी दौर आए, बजाय इसके कि हम जंगों में लड़े रहें और एक तसादुम की कैफियत बनती रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कोई और रास्ता है ही नहीं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से मांगिए तो वही मालिक है सारे जहान, हमारे गुनाहों को अफ़ू करे और हम लोग रास्ता निकाल सकते। फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी भी मुलाकात हुई थी आपके वज़ीर आज़म मोदी से और आपने भी कहा था कि ये 35A और 370 को इसको जो है ये जो आपने मनसूख किया है इसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। इससे मुश्किलात बड़ी तो है ना कश्मीरी अवाम की? कौन कहता नहीं, मगर हमें इनसे उम्मीद नहीं है कि ये इसको रिस्टोर करे। वो गलतफहमी में होंगे जो ये समझते हैं कि ये इसको रिस्टोर करे। इनका तो ये 70 साल का प्लान, 70 साल का प्लान था इनका, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अब्दुल्ला, मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला तो बातचीत से निकल सकता है। बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि भारत ये फैसला करेगा कि जो 35A और 370 जो उन्होंने मनसूख किया है इस फैसले को वो वापस ले, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के आपस में बातचीत से मसला हल करना चाहिए। जी शहजाद चौधरी साहब, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब को भी सुना और अब आप फरमाइए, आप अपनी बात भी जारी रखिए। और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि बातचीत से ही मामला हल होगा, लेकिन जाहिर है कि भारत पीछे हटेगा, भारत फैसला करेगा तो तभी ये मामलात आगे बढ़ेंगे। शहजाद चौधरी साहब,
जी, मैं पहले बात मुकम्मल कर लूँ। मैं कहने लगा था कि इंडिया के मुकाबले में इंडिया उनकी ज़मीन हथियाना चाहता है जी हाँ। और पाकिस्तान उनको, कश्मीरियों को उनकी ज़मीन देना चाहता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि हमारी डिस्कोर्स और डिस्कशन में आना चाहिए। दूसरी, पाकिस्तान के डिस्कोर्स में जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, काफ़ी सालों से अब हम थर्ड पार्टी कश्मीरियों को मानते हैं। अब हम भले यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2 बात करती है कि भारत और पाकिस्तान, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, चाहे फॉर्मली ना सही लेकिन इनफॉर्मली कश्मीरियों से की मर्जी और मंशा के बगैर पाकिस्तान और भारत भी मिलकर इस मसले का हल नहीं कर सकते। हम एक तरह से तस्लीम करते हैं कि कश्मीरियों की अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है और उनका हिस्सा इस तरह की डिस्कशन में और डिस्कोर्स में होना चाहिए। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने जो बात की उसको वो रिफ्लेक्ट करती है और साथ ही साथ एक बहुत मुख्तलिफ फ़र्क देती है भारत की पोजीशन से जो पाकिस्तान की पोजीशन है। एक सवाल जो कि फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए था, वो जो ये कह रहे हैं कि आप ये कोई आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारी बात भी नहीं मानेंगे, ये किसी की बात नहीं मानेंगे, तो उनसे ये पूछने की बात थी जो कि ज़ाहिर है कि इस तरह के प्रोग्राम में शायद इतना वक्त नहीं होता, लेकिन सवाल पूछने वाला ये था, तो अब आप एज ए लीडर ऑफ मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर आपने फिर क्या फैसला किया है? क्या आप ये हमें बता रहे हैं कि हम भारत की बात मान जाए? भारत की मंडी भी बड़ी है, वो असला भी बेचना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चेंगडू में चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। I am delighted to be here in Chengdu, especially on the 70th anniversary of our diplomatic relations. This is an important year for the two countries. It is important for China because China is celebrating 100 years of the founding of the Communist Party, and that has done remarkably well. And as President Xi puts it, in achieving the first goal. And I wish you success and the President success in achieving the second goal of Chinese rejuvenation. With 1.4 billion hard-working Chinese, I am confident you will achieve your second goal in the next century as well. I want to thank you for the invitation. We agreed in Dushanbe to meet to discuss the evolving situation in Afghanistan, and we've had a threadbare discussion on the situation in Afghanistan. I'm happy to share with you that we are on the same page. We have same objectives and our interests in Afghanistan converge. China is the neighbor, so is Pakistan. And we feel that the immediate neighbors of Afghanistan have more at stake and must play a more proactive role in the months and weeks ahead in order to achieve peace and stability in Afghanistan. I am sad at the loss of life due to floods in the Henan province, and I very forcefully condemned the cowardly Tasu attack. We are one, and we've agreed that we will not allow any element to sabotage our ever-growing partnership. Their designs will be defeated. Our resolve, our commitment to each other is unquestionable. Every Pakistani was touched and hurt at your loss. Your loss is my loss. Every Chinese national is important to us. You have contributed to our socio-economic development, and this flagship project, CPEC, is a clear manifestation
of how we intend to proceed in the years ahead in this third round of our strategic dialogue. I'm very happy to share with the people of China and the people of Pakistan that we have both agreed that we will upgrade our bilateral and strategic relationship to a new level, because we feel we have a lot to share. And in this new era, where regions will rise together, develop together, China has a lot to contribute to our region, has contributed and can contribute. I'm of the view China can play a more prominent role in Afghanistan, because you have an agenda of peace and stability, of development, of cooperation. And Afghanistan, in the days ahead, will need international support of its neighbors. And we are here to give a clear message that we condemn violence. We're all for reduction in violence. We want to see reconciliation in Afghanistan. We want to see the peace process move forward. And we want to have a broad-based, inclusive government in Afghanistan, decided by the people of Afghanistan, their leadership, through negotiations. Pakistan, as you know, has played the role of a facilitator. Our role has been acknowledged. At times, people have been harsh in their statements, but in the larger interest of regional peace and stability, we have shown restraint, and we've been magnanimous in our approach, and we will continue to do that. I am happy and I'm grateful that China has always taken a principled position on Jammu and Kashmir. And I'm happy to hear that you reiterated your commitment to that international obligation that is yet to be fulfilled. People of Jammu and Kashmir are going through testing times. The difficulties, the atrocities they are facing is known to all. The recent meeting that took place in Delhi, there was an open admission that there's a gap, in the hearts and minds. And Srinagar and Delhi are not seeing eye to eye on many issues. Kashmiris want the actions of 5th of August to be revisited and the statehood restored. People of Pakistan are appreciative of the role played by China in raising the issue, in helping us raise the issue in the Security Council, and your firm support over there. We are equally touched and grateful for the support we've received on COVID-19. It's a global pandemic. The world has never seen what we are seeing today. We're living in difficult times. And in this difficult time, China stood by Pakistan by giving us the necessary support, by giving us close to 34 million doses of vaccine, and more are in the pipeline, as you just said, 8 million of Sinopharm and 15 million doses of Sinovac and pipeline.
and we are grateful. We condemn the smear campaign that was undertaken, and we feel that the scientific approach in dealing with this pandemic is the correct approach and the only sensible approach forward. On the issue of our bilateral relations, we are satisfied that they are moving in the right direction. Our strategic, our economic, and our security cooperation has moved with speed and determination, and in this delegation we have senior people from the security establishment who've shared their point of view on counterterrorism cooperation with their colleagues in a very friendly and cordial environment. I'm thankful for the Chinese support, and I want to reassure the leadership and the people of China that we are friends and we will remain friends. Let the world know that we are tested friends, we are trusted friends, and we have mutual interests, and nothing will come between us. So long live China-Pakistan friendship. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चेंगडू में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। उन्होंने दासू में दहशतगर्दी के बुज़लाना हमले की मज़म्मत की। इसके साथ साथ चीन में हालिया सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। ये थी PTV ताज़ा तरीन। हल करें। पाकिस्तान हर तरह के इंसेंटिव देता है। पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया एक स्टेटस को पावर है, जैसे शहजाद साहब ने कहा, वो एंजॉय कर रहा है, बैठा हुआ है। कुछ बंदे मर जाते हैं, कुछ नहीं मरते, कुछ होता है, बस इस तरह रोज़ का रूटीन का वो इसको स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। पाकिस्तान का अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, ट्रेजेक्ट्री आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि इंडिया डायलॉग के अंदर इन्वॉल्व हो, कश्मीर के ऊपर बात करे, कश्मीर का कोई पुरअमन सोल्यूशन निकल आए। इसके लिए हमने हर तरीका अख्तियार किया। अब भी ये है कि इमरान खान ने एक जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी हमारी जो रियासती पॉलिसियाँ हमेशा रही हैं उनसे हट के एक पॉलिसी का ऐलान किया है। और ये एक दफ़ा नहीं किया, जैसे मैंने कहा 5 फरवरी को भी किया था। तो अब ये एक मौका है हिंदुस्तान के पास भी कि वो इसके ऊपर बात करे। अगर हिंदुस्तान बात नहीं भी करता तो एटलीस्ट इसका जो फ़ायदा है, 2 फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं इमीडिएट। एक कश्मीरियों के अंदर जो डिवीज़न थी वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के बारे में कश्मीरियों की पहले भी मोहब्बत है, लेकिन ये रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कश्मीरी समझते हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा एतमाद किया गया, हमारी लीडरशिप पे एतमाद किया गया, हमारी इज्तिमाई शऊर के ऊपर एतमाद किया गया। उसके अलावा दुनिया के लिए भी एक पैकेज है, एक मैसेज है कि पाकिस्तान किसी एक नुक्ते पे अड़ा हुआ नहीं है, माजी का कैदी नहीं है, मुस्तकबिल में झांकना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इस सारे मसले से आगे निकलना चाहता है। देखिए कश्मीर के अंदर सिर्फ ये, अगर आप पिछले 6 महीने के फैक्ट्स फिगर्स उठाएं तो कुछ 150 के करीब लोग मारे गए। ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। इनमें एजुकेटेड लोग हैं, नौजवान लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। और मैं एक रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि 15-16 तो लोग वो हैं जो PhD और MPhil है। आप अंदाज़ा करें कि PhD और MPhil कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाता है?
कभी नहीं जाता, वो उनके लिए एक ब्राइट कैरियर होता है, यूनिवर्सिटी और जॉब्स, ये कारोबार, बिजनेस है। तो इससे अंदाज़ा करें कि कश्मीर के लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमें बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग कश्मीरी इसका एहसास है, इसी वजह से हम बार बार लचक का मुजाहरा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर हमारी लचक को उमूमी तौर पे कमज़ोरी पे मामूल किया जाता है। फरवरी में जो सीज़फायर हुआ उसके बाद हमें यह तवक्को थी कि भाई इंडिया जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा, कुछ CBMs लेगा, कश्मीर के अंदर इन्वायरमेंट पैदा करेगा। वो नहीं किया। तो अब आप देखें, डॉक्टर मोइन ने अभी भी कहा, पहले भी कहा था कि जी अभी हमारा कोई बैक चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब बैक चैनल भी बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आप मीडिया के ज़रिए बात करेंगे तो इससे हॉस्टिलिटी और इश्ताल तो और फैलेगा, इससे तो कोई रास्ता तो नहीं निकलने वाला। रास्ता नहीं निकलेगा। शहजाद चौधरी साहब, ये मोहिदी यूसुफ साहब ने आज ये भी एक बात की बड़ी क्लियर कि अफगानिस्तान को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशतगर्दी का अड्डा या बेस कैंप बना के रखा हुआ था, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब ऐसी सूरत में कि जब वहां से अमरीकी अफवाज का इनखिला हो रहा है और पाकिस्तान ने एक पर भरपूर अपना किरदार अदा किया है, अब भारत जाहिर है जिस अंदाज में वहां से वो भागा है और जिस अंदाज से वहां से गया है, जो उसकी सरमायाकारी वहां पे थी उसको डूबती नजर आई है। आपके ख्याल में अब ये जाते जाते भी जो स्पॉयलर्स हैं वो स्पॉइल कर रहे हैं सूरत हाल को, और आखिर इनका हाथ रोकेगा कौन फिर? देखिए, इस वक्त हमारे पड़ोस में जो अफगानिस्तान के रेफरेंस से जो एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, और ये हमें अभी नहीं पता कि किस करवट बैठेगी। गो के आसार ये दिखाते हैं या पता लगता है कि शायद जो तालिबान है उनका पलड़ा भारी रहेगा इन दी एंड। लेकिन ये है कि फिलहाल अभी वो स्टेज आई नहीं है, और कितनी देर ले, 6 महीने ले, 1 साल ले, हमें इसका पता नहीं है। इस दौरान में जो वो तमाम क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, वो उस ज़मीन को इस्तेमाल करने की अहलियत उस वक्त तक रखेंगी। अच्छा, तो ये एक तो ये चीज़ है जो कि नज़र आ रही है। दूसरा, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर अशरफ गनी का जो रजीम है, जो गनी रजीम है, गनी ऑर्डर जो है, ये अगर डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, चाहे वो उसका कुछ भी इंटरनल डायनामिक्स हो, तो उसके बाद फिर जो गालिबन जिस किस्म का एक उन्होंने उसको इस्तेमाल किया हुआ था, उस गनी रजीम के इन्फ्लुएंस, उसके अंदर इन्फ्लुएंस करके अपनी पोजीशन को, वो उनकी कमज़ोर होती नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ का एक हमें हल्का सा नुकसान भी हो रहा है, वो ये है कि चूँकि पूरे खत्ते की जो इस वक्त नज़र है वो मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान पे है, और ये नहीं पता कि अफगानिस्तान का मसला किस करवट बैठेगा और वो उससे कितना बड़ा कोई और तूफान जन्म लेगा या अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब वो स्टेबलाइज होगा तो फिर कश्मीर फिर से एक ट्रबल या फ्लैश पॉइंट के तौर पर दोबारा उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाएगी। आज तो वो एक लेगेसी फ्लैश पॉइंट है, वो फिर एक एक्टिव फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। दूसरी बात कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि देखिए मैं इसलिए मिला रहा हूं दोनों चीज़ों को, क्या लेवरेजेस हैं पाकिस्तान के पास कि वो इंडिया को मूव कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर तो वो आज तक 70-72 साल में तो मूव नहीं कर पाई उसको, तो और बाकी हमारा सारा शोर शराबा भी मूव नहीं कर पाया। तो क्या ये जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट जो हमने लिया, एक ह्यूमन राइट्स के सिलसिले से, एक उनका हक देने के सिलसिले से, एक नया रेफरेंडम उसके बाद करवाने के सिलसिले से, अगर इस किस्म का इनिशिएटिव जो है अगर आप उसको लिंक कर लेते हैं एक आध किसी और लेवरेज के साथ, जहां पे इंडिया को मजबूर किया जाए कि अब वो फैसला करे कि वो कश्मीर को पकड़ना चाहता है या वो जो पीस और अमन आया अफगानिस्तान में और उससे जो एक प्रॉस्पेरिटी या एक किस्म का जो लिंकेजेस या कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है, उसको इन दोनों में से किसको चूज करना चाहता है, तो उस किस्म का एक नया लेवरेज क्रिएट हो जाता है इंडिया को मूव करने के लिए। तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ हमें उस रास्ते पे चलना है। हम चल रहे हैं, लेकिन इसका वक्त कितना लगेगा, तो उस वक्त तक थोड़ा सा कश्मीर दबा रहेगा, लेकिन हमें इस पर बहुत काम करना है ताकि हम पैरेलल जब पैराडाइम बनाएंगे ऑफ कनेक्टिविटी, ऑफ इकोनॉमिक, ऑफ ट्रेड, तो फिर उसके बाद इंडिया को शायद दुनिया मजबूर करे, चीन मजबूर करे, हम मजबूर करें, बाकी लोग मजबूर करें कि भाई आप भी इसमें प्लग इन हो जाएं ताकि दुनिया का जो मामला है, यहाँ के खत्ते का मामला है, वो बेहतर हो पाए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई चीज़ करनी पड़ेगी हमें मूव करने के लिए। अफगानिस्तान का उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी एक रोल है, अफगानिस्तान के अच्छे पीसफुल सेटलमेंट। ज़मीर अकरम साहब, ये खित्ता जो है ये पूरा जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी पर अमल पैरा होने जा रहा है, जैसे पाकिस्तान ने भी अब यही कहा है, और फिर जाहिर है कि चीन भी सारा का सारा फोकस है उसका, जो BRI है, जो CPEC है, वो इसको एक्सटेंड करना चाहता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ जाना चाहता है।
और इस सारे मामलात के लिए यानी अगर इस इक्तिसादी तरक्की करनी है इस खित्ते को, तो इसमें अमन लाना जरूरी है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर है। देखिए, अफगानिस्तान के जो हमसाए हैं, पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और इसके अलावा रूस, ईरान, ये सारे ममालिक जो हैं वो एक ही पेज पर हैं। वो सब ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, और उस अमन की वजह से फिर ये कनेक्टिविटी और जियो इकोनॉमिक जो आप बात कर रहे हैं, ये रीजनल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन बढ़ेगी। सिर्फ एक मुल्क है जो इस प्रोग्राम या इस ऑब्जेक्टिव के खिलाफ काम कर रहा है, वो है हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, खाना जंगी की वजह से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फैलाए और पाकिस्तान की सालमियत को वो और ठोस दे। तो इस तरीके से हमें मिलके जो दूसरे ममालिक हैं, रूस है, चीन है, ईरान, इनके साथ मिलके कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो और ये खाना जंगी ना हो, और तालिबान और जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, इनके दरमियान कुछ किसी किस्म का समझौता निकल आए जिससे ये खाना जंगी को बचा सके। तो ये हमारा पॉलिसी है और हमें इसको परसू करना चाहिए, और हिंदुस्तान से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इरशाद साहब, फायदा तो होना है ना कि अगर अमन आएगा और भारत अगर इसी हठधर्मी से पीछे नहीं हटेगा तो जाहिर है अमन नहीं होगा खित्ते के अंदर। उसके जो मकरू अफ़ाल हैं, जो मकरू उसकी प्लानिंग है वो चलती रहेगी, अमन नहीं होगा और इक़्तिसादी तौर पे भी तरक्की नहीं करेगा, और ख़ुद उसके लिए भी नुकसान है क्योंकि चीन के साथ भी उसकी कशीदगी है इन्हीं मामलात पर, पाकिस्तान के साथ भी कशीदगी है, और बाकी जो ममालिक हैं उनके खित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी उनके मामलात कोई बेहतर नहीं है। आपने बड़ा अच्छा कहा। देखिए, जो हमारी नई जियो इकनॉमिक सिचुएशन बन रही है, नक्शा उभर रहा है, उसमें ये आपने देखा होगा चीन ने सिर्फ सीपैक नहीं कर रहा, चीन ने ईरान के अंदर कोई $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान, वो सारा MOU वगैरह सब कुछ वो प्रोसेस शुरू हो गया। अफगानिस्तान के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। रूस और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कहा जाता है कि तारीख में इतने अच्छे ताल्लुकात कभी भी नहीं थे। सारा खित्ता एक पेज पे है सिवाय हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान एक दूसरे पेज पे है। और वो आपने देखा सुना होगा, आप जानते हैं कि क्वाड एक है, जिन सब का एक ही मिशन है कि हमने चाइना को उसको इमर्ज नहीं होने दे, उभरते हुए चीन को रोकना है, कंटेन करना है, इसको आलमी मार्केट से निकालना है, इसको टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं करने देना है, इसको दुनिया की बड़ी पावर नहीं बनने देना। तो ये जो डिवीजन हो गई है, इंडिया ने अपने आप को एक दूसरे धारे के साथ अटैच कर लिया है। वो धारा रीजनल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो धारा उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान में, उसमें US है और मुल्क है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे इंडिया को कुछ मिल पाएगा। एंड ऑफ द डे जो है ये पूरा रीजन जो है इकट्ठा हो रहा है और हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस हवाले से शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत दुरुस्त है, यानी खित्ते के ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात, और भारत यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेट होता चला जा रहा है अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से। शहजाद साहब जी, मैं एग्री करूंगा, लेकिन उसमें जो नुक्ता मेन हमें समझने वाला है कि कोई बाहर से आके हमारी मदद नहीं करने वाला। जहां पे अक़वाम मुत्तहिदा भी निहत्ती हो जाए और हथियार फेंक दे और कहे कि हम आगे नहीं मूव कर सकते, चाहे जो मर्जी जितना हम मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी सेक्रेटरी जनरल आ जाए, जो भी हम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते, उसको हम मूव नहीं कर सके। तो जो कुछ करना है हमें खुद से करना है, चाहे वो किस किस्म की प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी करें। और फिर देखिए, आप सिर्फ एक ही नुक्ते पे जम के ना रहिए, आप देखिए कि अगर ये हो गया तो उसके क्या फ़वायद होंगे, अगर नहीं होगा तो किस तरीके से करेंगे, और फिर यानी प्लान A, B, C ज़रूर 3-4 आपकी ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन और मिनिमलिस्ट पोजीशन को डिफाइन कर पाएं। ठीक है, और फिर इसके बीच में खेलने की कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब आपका, ज़मीर अकरम साहब आपका, और इरशाद महमूद साहब आप भी तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम गुफ्तगू रही। पाकिस्तान को अपने तमाम जो ऑप्शंस हैं वो खुले रखने होंगे, और पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में अमन के लिए काम करता रहा है, और आज भी पाकिस्तान ने भारत से बड़ा खुलकर कहा है कि अगर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बंद करेगा, मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने उठाए गए जो गैर कानूनी इक़दामात हैं उनको वापस लेगा, तो पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में अमन चाहता है, और पाकिस्तान ने अपने अमल से साबित किया है कि उसने अमन के लिए बहुत काम किया है। शारा दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।